बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रेस क्लब लाइव विद मियां तारिक। नाज़रीन इकराम, पूरी दुनिया में कोरोना की तबाहकारियाँ जारी हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोरोना आने के बाद या कोरोना की वजह से बहुत सारे मसाइल और बहुत सारे इशूज़ दब के रह गए। पाकिस्तान में चीनी आटे का स्कैंडल दब के रह गया। करप्शन के खात्मे के दावेदार हुक्मरान जिन्होंने माजी में दावे किए थे कि वो जब आएंगे तो करप्शन का खात्मा कर देंगे, पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, वो इतने ईमानदार होंगे कि हर पाकिस्तानी के घर में उसके वो वसाइल मिलेंगे जो माजी में हुक्मरान लूटते रहे। लेकिन मौजूदा हुक्मरानों ने तो जो अवाम के पास वसाइल थे वो भी लूटना शुरू कर दिए। सरकारी इदारों की निजकारी का एक दफ़ा फिर वो कमाई करके देने वाले हुक्मरानों को सरकारी इदारे जो हैं उनकी निजकारी का आगाज़ कर दिया गया। वफाकी काबीना, हुक्मरान और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दो इदारों OGDCL और PPL की निजकारी का फैसला हुआ। ये फैसला यकीनी तौर पर माजी के फैसलों की तरह पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के असासों के लिए नुकसानदेह होगा। माजी में के इलेक्ट्रिक को जिस तरह उसकी निजकारी की गई, जितने में के इलेक्ट्रिक की निजकारी की गई उससे ज़्यादा के असासे तो सिर्फ इमारतों की सूरत में कराची में उसके मौजूद थे, जबकि जो पूरा नेटवर्क और जो स्ट्रक्चर था वो मुफ्त में दे दिया गया। लेकिन उसके बावजूद आज उसी के इलेक्ट्रिक की निजकारी का यानी KESE की निजकारी का अजाब कराची के अवाम भुगत रहे हैं। कराची में ओवर बिलिंग से लेकर बिजली की लोड शेडिंग मुसलसल जारी है, जबकि अवाम से लूट मार का सिलसिला गुज़श्ता 15 सालों से मुसलसल हो रहा है। अवाम को लूट मार के ज़रिए जो है अवाम से पैसा छीना जाता है, ओवर बिलिंग की जाती है, जबकि तमाम हुक्मरान जमातों के चंद लोगों को नौकरियां, भारी मुआवजों पर नौकरियां देकर उनके मुंह बंद कर दिए गए। दूसरी तरफ PTCL जो कि कौम का एक असासा था उसकी निजकारी की गई, जितने में PTCL की पूरे पाकिस्तान में एक्सचेंज थी उससे भी बहुत कम कीमत में PTCL की निजकारी कर दी गई। वही PTCL जो आपका एक कमाऊ बूथ था, जो पाकिस्तान की दिफा की बैकबोन था, जिसके जरिए पाकिस्तान में तमाम राब्ते होते थे, तमाम मवासलात का निज़ाम जिसके ज़रिए चलता था, वो इदारा भी निजकारी कर दी। इसी तरह और बहुत सारे इदारों की निजकारी की गई जो कि पाकिस्तान की मैशत पर बोझ थे, लेकिन उस बोझ को ठीक किया जा सकता था, उस बोझ को बेहतर किया जा सकता है। जिस्म का अगर एक हिस्सा जो है वो जख्मी हो जाए तो उसको काट के नहीं फेंका जाता, उसका इलाज किया जाता। जो इदारे इस कौम पर बोझ थे उन इदारों को सियासी बुनियादों पर चलाने की बजाय प्रोफेशनल बुनियादों पर चलाया जाता तो करप्शन शायद ना होती। लेकिन वो इदारे उनके इदारों की निजकारी करके करप्शन की एक नई बुनियाद रखी गई। इस वक्त भी मौजूदा हुक्मरान जो निजकारी के खिलाफ थे उन्होंने भी निजकारी का आगाज़ कर दिया है। PPL और OGDCL की निजकारी पाकिस्तान के असासों के खिलाफ, पाकिस्तान की बुनियाद के खिलाफ, पाकिस्तान की असास के खिलाफ कितनी नुकसानदेह होगी, क्योंकि ये दोनों इदारे पाकिस्तान को कमा कर देते थे। OGDCL वो इदारा है जिसके अपने असासे इतने ज़्यादा हैं कि अगर उनको सिर्फ उसकी निजकारी ना की जाए और प्रॉपर बुनियादों पर और एक प्रोफेशनल अंदाज में चलाया जाए तो ये पाकिस्तान का कमाऊ इदारा बन सकता है, जो कि मौजूदा हुकूमत को जो है कमा कर दे सकता है। तो ऐसे इदारों को, ऐसी कॉरपोरेशंस को की निजकारी नहीं होनी चाहिए। जी नाजरीन, मौजूदा हुक्मरानों की करप्शन और इस हवाले से जो मुल्क की मईशत को जो नुकसान पहुंचा है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माइशतदान और माहिर माशियात जनाब मोहम्मद हारून हसन फ़ता साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़ता साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त दिया। ये फरमाइएगा, ये PPL और OGDCL की निजकारी का मामला क्या है? क्या पाकिस्तान में एक और बड़ा करप्शन का स्कैंडल सामने आने वाला है? असल में जो करप्शन है ना, जो कहते हैं ना कि मैं करप्शन को नहीं छोड़ूंगा, वो खुद ही करप्शन में मुलव्वस होने के लिए उनको फंसाया जा रहा है। और ये सबसे बड़ा स्कैंडल करप्शन का पाकिस्तान में 1000 बिलियन रुपए का ये सामने आ रहा है जी। अच्छा, ये सबसे बड़ा स्कैंडल है इस करप्शन का। अच्छा, ये बताइएगा इस स्कैंडल में कौन कौन से इदारे और कौन कौन लोग मुलव्वस हैं कि पाकिस्तान में जब ये मौजूदा हुक्मरान जो है ये करप्शन खत्म करने के लिए आ रहे थे, लेकिन इनके दौर में ही करप्शन जो है वो रूज पर पहुंचती जा रही है। होता यही है कि जो ज्यादा बोलता है कि करप्शन नहीं होने दूंगा, नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, वही करप्शन में मुलव्वस होने के लिए आ रहा है जी। इनके जो इर्द गिर्द माशी माहिरीन है उन पर ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने सारे काम निजकारी के हवाले से ऐसे ही किए हैं। अभी तक से लेकर आज तक
ये सारे केसेस निजकारी के इन्होंने किए हैं। सही। और इसी वजह से जो हुकूमत निजकारी का, इमरान खान साहब हमेशा निजकारी के फेवर में रहे, कभी उन्होंने फेवर नहीं की, उनसे ही काम करवाया जा रहा है। और 1000 बिलियन रुपए का करप्शन पिछले किसी निजकारी में नहीं है, इसमें है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि इस वक्त आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से ये काम करवाए जा रहे हैं, क्या इमरान खान को नहीं पता कि इन मामलात में करप्शन है? हालांकि उन्होंने माजी में हुक्मरानों पर ये कहा कि वो सबसे ज़्यादा कर्जे लेकर मुल्क को जो है कर्जों के में जकड़ दिया, लेकिन खुद 20 माह में उन्होंने मुस्लिम लीग की 5 साल हुकूमत के दौर से ज़्यादा कर्जे ले लिए हैं। वही उनकी जो माजी पॉलिसियां है ना इमरान खान साहब की जी, वो इसी तरह चल रही है। पिछली हुकूमतों में ऐसा हुआ नहीं है। इनको करंट अकाउंट डेफिसिट का इस तरह समझाया गया है कि अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट को कवर कर लेंगे तो हमें बैरूनी कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। हालांकि करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डिफिसिट ये दोनों एक ही चीज है। अगर आप इधर कट करेंगे इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ाएंगे इधर कट कराएंगे तो उधर बढ़ेगा। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हुक्मरानों ने ट्रेड डेफिसिट को के खात्मे के लिए जो काम किया है, जो पॉलिसियां अपनाई हैं, क्या वो पॉलिसियां पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर रही हैं या पाकिस्तान में करप्शन को मजीद इजाफा कर रही हैं? जो करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए जो इमरान खान साहब को समझाया गया कि इससे मईशत अच्छी होगी, मईशत चौराहा है जी। एक जगह अगर आप सही काम करेंगे, अगर वो सही होगा तो चारों तरफ फायदा होगा। अगर आपका काम गलत होगा तो चारों तरफ हिट करेगा। जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया गया है तो आपको बेरोजगारी में इजाफा मिला है, इलेक्शन सेक्टर को बंद होने पे आ गया है और फिस्कल डिफिसिट बढ़ गई है। सही। एक इफेक्ट 3 जगह इस वक्त कर रहा है जो इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही है कि ये क्यों हो रहा है। सही। और इनको जो समझाया जा रहा है वो गलत समझाया जा रहा है हर जगह। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए अरुण साहब, ये पीपीएल और ओजीडीसीएल जो है, ओजीडीसीएल, ये हमारे ऐसे इदारे हैं कि जो प्रॉफिट में हमेशा रहे हैं। क्या वजह है इनको क्यों निजकारी की जा रही है? असल में इनकी निजकारी है ना इस हवाले से हो रही है कि जैसे मैंने लिखा भी एक जगह, 2-3 जगह लिखा है कि ये मुफ्त में खरीदना है इन सबको, पेमेंट 1 रुपया नहीं करना है। और ऐसी जान है कि अगर कोई एक बनते को इसकी चाबी पकड़ा दी जाए तो वो भी पेमेंट कर देगा इसी कंपनी से, यानी पेमेंट 0 है इससे। ठीक है। अगर अभी इस वक्त इसको फरोख्त कर दिया जाए ना तो 7% और 5% शेयर की निजकारी करने लगे। 100% की करे ना जिसकी अमाउंट बनती है 500-600 बिलियन, वो ऑन द स्पॉट पे हो जाएगी। सही। जैसे इन्होंने एमसीबी में किया था ना, वही ड्रामा यहाँ जा रहा है, समझ आओ। अच्छा, ये बताइएगा कि इस निजकारी को कैसे रोका जा सकता है कि जो कौमी मफाद के इदारे हैं, जिस तरह माजी में पीटीसीएल जो है उसकी निजकारी कर दी गई, अब कहा जा रहा है कि पीआईए की भी निजकारी करने जा रहे हैं, तो क्या आप देखते हैं कि निजकारी करना मसाइल का हल है? फिर उससे बेरोजगारियां भी बढ़ती हैं, उससे मसाइल और भी बढ़ते हैं। एक बात इमरान खान साहब समझ लें कि सारी निजकारियों में अमाउंट देने, कितना अमाउंट इनको मिलता है निजकारियों के हवाले। सही। ठीक है। और एक इदारा बेचने में उतने पैसे इनको लॉस करने हो जाए। सही। यानी जो एक इदारा खरीदेगा वो पाकिस्तान के सारे इदारे खरीद सकता है। सही। ये भी सुन लें। ओजीडीसीएल इसकी इब्तिदा है। अगर ये किसी के हाथ लग गई ना, जो इनकी जरूरत थोड़ा बैठा हुआ है ना, तो करके सब चीजों पे अपना होल्ड करना चाहता है। अच्छा, ये मुझे बताइए, वजारत पेट्रोलियम में जो करप्शन हो रही है, वजारत पेट्रोलियम के ज़ेरे इंतजाम जितने इदारे हैं उनमें जो करप्शन हो रही है, उसको कैसे रोका जा सकता है? रिपीट करें क्वेश्चन। मैंने कहा जी, जो वजारत पेट्रोलियम के ज़ेरे इख्तिमाम जितने इदारे काम करते हैं उनमें जो करप्शन हो रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस के बहुत वसी ज़खायर हैं, वो क्यों नहीं एक्सप्लोर किए जाते? एक बात ये है कि जब भी कोई भी पेट्रोलियम पॉलिसी आती है, जो पेट्रोलियम पॉलिसी बनाने वाले हैं ना वही खुद मालिक है, उनको ही इसे
फायदा होता है, इसलिए वो अपने मफाद की पॉलिसियां बनाते हैं। जैसे कि IPPs में भी यही इशू है कि 7 सेंट का माल 14 सेंट में खरीदा जा रहा है। सिर्फ कोई भी बेवकूफ ये नहीं समझ सकता है कि मैं फैक्ट्री, कोई भी आपने फैक्ट्री लगाता है उसकी 100% प्रोडक्शन लेने के लिए कोई नहीं तैयार होता है। यहाँ हुकूमत अफगानिस्तान को 100% प्रोडक्शन लेने के लिए पाबंद कर दिया जाता है, जो दुनिया में कहीं नहीं होता। अच्छा। इसी तरह ये समझ लें करप्शन की इब्तिदा यही है कि अगर आप अनफेयर काम करेंगे तो ये करप्शन ही होगी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए कहा जाता है, बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जो हमारा CBR है, जो हमारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसमें जो करप्शन हो रही है, उस करप्शन को कैसे ख़त्म किया जाए? अगर वहाँ से टैक्स कलेक्शन सही तरीके से हो जाए, टैक्स कलेक्शन बढ़ जाए, तो क्या हम हमारे माशी नुकसानात या माशी जो बहरान है उसको ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, APR की टैक्स कलेक्शन है उनको उनकी पॉलिसियों के हवाले से होती है। सही। अगर APR को वैसे बदनाम किया जा रहा है टैक्स कलेक्शन में करप्शन के लिए, सही, उसकी जो इस्लाहत है APR में इस्लाहत होनी चाहिए। किसी भी काम के लिए उसकी वर्किंग चाहिए, APR के पास वो वर्किंग नहीं है। इस वजह से आपको जो टैक्स कलेक्शन में कमी दिखाई देती है वो एक वर्किंग पेपर ना होने की वजह से, करप्शन की वजह से नहीं है। करप्शन उसमें जो छोटे RTOs हैं उसमें अगर होगा, वैसे जो LTO है जो 60% पाकिस्तान का रेवेन्यू कलेक्ट करता है, ठीक है, उसमें करप्शन नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है। इसी तरह सिर्फ कराची LTO और तमाम पाकिस्तान के LTO 82 को मिलाया जाए तो 85-90% तो वही लाते हैं। ठीक है। 10% के करप्शन को लेके उसमें भी APR के पास वर्किंग पेपर नहीं है। क्योंकि वर्किंग पेपर हुकूमत से पाकिस्तान में देना है तो कभी भी इस बारे में संजीदा नहीं। ठीक है। अच्छा, एक हारून साहब, मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या वजह है कि हमारे हुक्मरान माजी के हुक्मरानों को तो हमेशा करप्ट कहते हैं, लेकिन अपने दौर में करप्शन के खात्मे के लिए जो एफर्ट्स करते हैं वो एफर्ट्स उल्टे इनके गले पड़ जाती हैं और करप्शन में इजाफा हो जाता है? क्या वजह है इसमें? हर काम के लिए उसकी सही इब्तिदा जरूरी है, सही, जो इस हुकूमत ने नहीं की आज तक। सही। करप्शन रोकने के लिए जो अवामिल चाहिए वो अवामिल इस हुकूमत ने नहीं किए। सही। अगर पिछली गवर्नमेंटों का एक केस भी अगर करप्शन में ये साबित कर देते और किसी माहिर मईशत से इस्तेफादा कर लेते तो पिछली गवर्नमेंट का भी है केस करप्शन के हवाले से, लेकिन वो ऐसे हैं कि उन्होंने करप्शन की पकड़े गए और वो भाग गए। सही, वो है, लेकिन उनको इल्म नहीं है किसी भी चीज का, और जब भी कोई इल्म ना हो कोई चीज का तो वो चीज पाए तकमील तक नहीं पहुंच। करप्शन में भी ऐसे इशू है, इनको एक अलग से टीम रखनी चाहिए ताकि ये करप्शन रोका जा सके। अच्छा, एक चीज़ जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब अपोजिशन लीडर थे कहते थे कि मुल्क में रोज़ाना की बुनियाद पर जो है 200 अरब का जो है नुकसान हो रहा था, ठीक है, और ये क्या वजह है कि आप क्या समझते हैं कि इतने अरब का नुकसान जो हो रहा था वो अब इनके आने से जो रुक गया है, तो मुल्क की मईशत क्यों नहीं बेहतर हो रही? देखिए, मुल्क की मईशत बेहतर करने के लिए जो रास्ते इख्तियार किए गए ना, जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट तो इन्होंने हिट कर दिया है कि उसको कम करने की कोशिश की है, तो वाकई वो कम भी हो गया, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स आए हैं वो मईशत को तबाह करने के लिए काफी। सही। इसका दरामद इस तरह नहीं रोकी जाती जो इन्होंने रोकी है। इस तरह तो मुल्की मईशत को तैयार जाम हो गया, जाम चलाने के लिए भी काफी टाइम चाहिए। सही। तो क्या वजह है इस वक्त? देखें आप, एक तो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की मईशत मुतासर हुई है। पाकिस्तान में इस वक्त जो GDP ग्रोथ रेट है वो 2 पॉइंट से भी नीचे आ गया है और आइंदा इससे भी कम होने का खदशात हैं। कैसे देखते हैं आप कि GDP को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, जो कि हमारी गुज़श्ता दौरे हुकूमत में 5.8 पे थी, जो 6 पॉइंट से बढ़ने वाली थी? कैसे इसको GDP को ठीक किया जा सकता है? पहले तो ये ठीक करना है कि GDP ग्रोथ इस वक्त भी जो 2.6 आप बोल रहे हैं ना, जी जी, वो रियल GDP ग्रोथ वो 0 है। ठीक है। और जो अभी अगले सालों में नजर आएगी वो माइनस में जाएगी। तो ये 1.6 माइनस बोल रहे हैं, ये 4% माइनस में जाएगी। सही। असल हकीकत ये, जब आप मईशत के अशारियों को सही डिस्क्राइब नहीं करेंगे
तो आप सही जगह पहुंचेंगे भी। सही। और इनको सबको कवर करने के लिए इनको एक बहुत बड़ा प्रोग्राम देना होगा ताकि पूरी मईशत चल जाए और सही माशी मायरी की खिदमत हासिल करके ये दरामद को भी कम कर सकते हैं और बरामदात को भी बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अच्छा हारून साहब, एक चीज़ जो सबसे अहम है इस वक्त कि पाकिस्तानी मईशत पे तो चलें बहुत सारे खदशात तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता है। हुक्मरानों ने माजी के मुकाबले में कर्जे भी ज़्यादा ले लिए हैं, बैंकों से भी, लोकल बैंकों से भी बहुत ज़्यादा कर्जे लिए। कैसे ये इस मईशत को बेहतर करेंगे कि जब इनके पास कोई एक्सपर्ट भी मौजूद नहीं है? नहीं हो सकती। देखिए मैं आपको बोलूँ, ये गलत ट्रैक पे सारी चीजें हो रही हैं। जैसे बरामदात को गलत तरीके से रोका गया, उसकी वजह से बरामदात भी रुकी है, ये भी रुकी है और मईशत का पहिया भी रुक गया है। क्योंकि इलेक्शन सेक्टर जब तक आपका नहीं चलेगा आपकी मईशत नहीं चलेगी और बेरोजगारी में भी इजाफा होता रहेगा। अगर ये सही तरह से चलाएंगे तो रोजगार भी मिलेगा, खुशहाली भी आएगी और मईशत की तरक्की करेगी। लेकिन सही पॉलिसियां ना होने की वजह से ये सारे अवामिल नजर आए। अच्छा एक बात बताइएगा, टैक्स नेट बढ़ाने के लिए क्या कौन सी पॉलिसियां अपनानी पड़ेगी, या कोई रॉकेट साइंस है कि टैक्स नेट रॉकेट साइंस से बढ़ेगा? देखिए टैक्स नेट बढ़ाने के लिए जैसे मैंने कहा कि एटीआर के पास वर्किंग पेपर नहीं है। जब तक वर्किंग पेपर ना हो, आप तो यही नहीं बताओ कि इस बिल्डिंग में घर कितने हैं तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि 12 घर हैं, 30 हैं, कि 12 पैकेट चाहिए, 30 चाहिए। तो जब तक आपके पास वर्किंग पेपर ना हो तो ये मुमकिन नहीं है। टैक्स नेट इस तरह नहीं बढ़ाया जा सकता जितना, और उसके लिए भी 2-3 इदारों का ताउन भी जरूरी है जिन्होंने कभी उसके बारे में सोचा ही। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त जो मईशत को नुकसान पहुंच रहा है, आप क्या समझते हैं कि जो नैब में केसेस हैं, नैब की वजह से भी पाकिस्तानी मईशत बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है? देखिए नैब का काम है, ठीक है, जो भी है उसका काम करप्शन को पकड़ना है। लेकिन करप्शन वर्ष करने प्राइवेट आदमी अपने मतलब के लिए सरकारी अफसरों को कुछ भी कर ले, सरकारी हुकूमतों को कुछ भी कर ले, लेकिन आप प्राइवेट आदमी को डायरेक्टली इन्वॉल्व ना करें एज एन एविडेंस। उसको बुला ले, बल्कि उसको इज्जत देके उसके घर पे जाके एविडेंस ले ले। बाकी उसको पकड़ के आप क्या कारोबारी बिरादरी में आप परेशानी डाल रहे हैं ना, मसले का हल नहीं हो रहा, हासिल कुछ नहीं हो रहा, बल्कि नुकसान हो रहा है। सही। अच्छा हारून साहब, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि इस सारे मामले में क्या निजकारी ज़रूरी है, और इस तरह के इदारों की जो कि आपके कमा के देने वाले हैं, खुद मुख्तार हैं और बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, ऐसे इदारों की निजकारी करना क्या कौमी जो है उसको असासों को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ नहीं है? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये निजकारी के हवाले से नुकसान ही होगा। मैं एक सवाल इसमें आपके सामने रख देता हूँ कि आप निजकारी करने जा रहे हैं, जो भी उसको खरीद रहा है वो इतना, और सरमायाकार कभी बेवकूफ नहीं होता। या हमेशा याद रखिए, ये हुकूमत आइंदा आने वाले हुकूमत जिसके पास पैसा है ना वो बेवकूफ नहीं है। अगर वो खरीद रहा है तो उसके सामने प्लानिंग है कि ये जो भी इदारा वो ले रहा है, चाहे नुकसान का हो रहा है, उसको प्रॉफिटेबल कर देगा। मैं इसकी मिसाल यूँ दे देता हूँ कि स्टील मिल है, पाकिस्तान स्टील मिल है, 36 स्टील मिल लग गई है, क्या वो नहीं कर रही? आपकी नहीं कर रही, तो आपकी अपनी पॉलिसियों की वजह से नहीं कर रही। इसमें स्टील मिल का अपना कोई कसूर नहीं है। और ये भी बता दो कि 30% हमारी मुल्क की जरूरियात को पूरा करने के लिए 100%, तो फिर भी 60% बाहर से मंगा रहे हैं। तो अगर इसी में सही पॉलिसियां करके ये सब इनके पास जो पिछली गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, किसी के पास भी माशी माहिर नहीं रहे हैं, इस वजह से हमें ये नुकसान भुगतना पड़ रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया हारून हसन फतह साहब आपका, आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त दिया। हारून हसन फतह है जिन्होंने कहा कि निजकारी करना इस वक्त ऐसे इदारों की मुल्क की
मईशत को, कौमी असासों को नुकसान पहुँचाने का के मुतरादिफ है। हुक्मरानों को होश के नाखुन लेने चाहिए, माहिर मैशियात को अपने पास तैनात करें, ये डंग टपाओ वाला काम ना करें। इस वक्त जिस तरह जिन लोगों को कभी जो है असद उमर साहब को वज़ीर ख़जाना लगा दिया जाता है, कभी उनको मनसूबा बंदी लगा दिया जाता है, ये सारी चीज़ों के करने की बजाय अगर प्रॉपर वे में कोई माहिर मैशियात जो हैं वो एक कंसल्टेंट के तौर पर रख लिए जाएँ जिनके ज़रिए मैशत को बेहतर किया जाए। मुझे याद है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा जब मुशर्रफ दौर में अब्दुल्ला यूसुफ चेयरमैन CBR थे, उस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो टैक्स कलेक्शन था, जो टैक्स नेट था, उसमें इजाफा हुआ था। लेकिन मौजूदा हुक्मरानों ने आते ही जो टैक्स अहदाफ थे वो पूरे नहीं हो सके और उसके इस साल उन्होंने पहले के मुकाबले में ज़्यादा टैक्स अहदाफ जो है अपने मुतय्यन कर दिए, जो कि कभी भी पूरे नहीं हो सकते। और इस सारे सूरत हाल में कि जब मईशत बहुत सारे बहरानों का शिकार है, ऐसे में टैक्स नेट में इजाफा मुमकिन ही नहीं है। और जब नैब की तलवार आपने पूरे मुल्क के ताजरों, सनतकारों पर लटका दी हो कि जी अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की या कुछ ख़रीदा तो वो आपसे नैब आके पहले पूछेगा जी पैसा आपके पास कहाँ से आया है, तो ये मुल्की मैशत के लिए इस वक्त ज़हर कातिल के तौर पर सामने आ रहा है, जिसको मुकम्मल तौर पर निजात के लिए नैब जैसे इदारों को उनकी जो लिमिट्स हैं उनमें ही रखना होगा। ना चाहे जाएगा कि उनके ज़रिए सियासी इंतकाम या लोगों की जेबें खाली करवाने की कोशिश की जाए। और दूसरी बात यह कि जो नैब का कानून प्ली बार्गेन का है, जिसके ज़रिए अगर किसी ने 10 अरब की करप्शन की और वो 2 अरब दे के छूट भी जाता है तो वो पाक साफ हो जाता है। इस कानून में भी तब्दीली लानी होगी ताकि मुल्की इदारों और कौमी असासों को बचाया जा सके। जी नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मारूफ सहाफ़ी, सीनियर जो है तज़ियाकार और माहिर माशियात डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि इस वक्त हुक्मरान जो है माजी के में जब निजकारी होती थी तो उन पर तनकीद की जाती थी कि ये निजकारी जो है कौमी मैशत को, कौमी इदारों को और कौमी जो असासे हैं उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। मौजूदा हुक्मरानों ने भी निजकारी का आगाज़ कर दिया है और खुफिया तरीके से जो कमाऊ इदारे हैं, जो कमा के देने वाले इदारे हैं, उनकी निजकारी की जा रही है। कैसे देखते हैं आपके, क्या ये निजकारी मैशत को सहारा देने के लिए की जा रही है या ज़ाती लोगों को नवाजने के लिए की जा रही है? देखिए बात ये है कि ये हौच पौच है पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम। गुज़श्ता 10-15 साल से ऐसा हो रहा है। ठीक है। और मिसाल आपकी बात को मैं आगे लेके चलता हूँ कि जो कमाऊ पूत अदारे हैं उनको बचा के रखना चाहिए और ये बड़े असासे हैं। PTCL आपको बेहतरीन मफाद देने वाला, फायदा देने वाला अदारा था, आपने प्राइवेटाइज कर दिया और हमें आज उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। बिल्कुल सही। हबीब बैंक एक बहुत ही प्रॉफिटेबल पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन था, उसको आपने आगा खान ग्रुप को दे दिया और उसका नतीजा आज आपके सामने है। सही। अब आपके पाकिस्तान स्टील बंद पड़ा हुआ है, इसके बारे में हुकूमत ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। ज्यादा से ज्यादा इनको चाहिए कि OGDSCL का मसला हो, वो बड़ी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, इसने पाकिस्तान को 60 साल खिदमत करके चलाया है, गैस डिस्कवर की और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को भी चलाया और घरों के चूल्हों को चलाया। तो इनको चाहिए कि इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को लेकर चले और इसमें स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा इसमें स्टेक होल्डर और चौथा जो है वो फाइनेंशियल कंसोर्टियम बना दे, उनका स्टेक हो और IFC और इंटरनेशनल एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन है उनका स्टेक ले आए। और मैं समझता हूँ कि ये कंधों से उतारने वाली बात है कि आप बेहतरीन अदारे जो प्रॉफिटेबल हैं उनको डिस्पोज ऑफ करें और जो डेड हैं उनको पीछे ले आए। मैं समझता हूँ कि इसकी पॉलिसी को मोहम्मद मियां सुमरो साहब है शायद प्राइवेटाइजेशन के, तो वो खुद बैंकिंग के आदमी हैं और उनको चाहिए कि सिर्फ आंखें बंद करके किसी पॉलिसी को ना लेकर चलें बल्कि एक अच्छा प्रोपोजिशन बनाएं जिससे कौम को फायदा पहुंचे। अच्छा जब्बार साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपको याद होगा माजी में रशिया ने हमें ये स्टील मिल बना के दी थी। अभी कुछ अर्सा पहले ये खबरें भी आ रही थी मीडिया पर कि रशिया ने दोबारा कहा है कि हम स्टील मिल चला के दे देते हैं। तो क्या ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम BOT के तहत ये स्टील मिल जो है किसी ऐसे मुल्क को या किसी ऐसे इदारे को, किसी ऐसे कंसोर्शियम को दे दें कि जो हमें ऑपरेट करके इसको चला के फिर उसके बाद हमारे पास हमें वापस दे दे? तो क्या ऐसा BOT के तहत कोई ऐसे इदारे नहीं चलाए जा सकते? नहीं, बड़ी अच्छी बात है। आप देखिए कि दुनिया में 2 शोबे सबसे ज्यादा अमीर लोगों को उसने पैदा किया है। मिसाल के तौर पे
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, हाँ जी, जिसका बिल गेट है, और दूसरा भारत में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो मित्तल ग्रुप जो है, मित्तल ग्रुप ये स्टील का बादशाह है, स्टील का, लोहे का बादशाह है। तो क्यों नहीं हम यानी बना सकते, क्या यानी इत्तेफाक फाउंड्री चल सकती है और दूसरे अदारे चल सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान स्टील नहीं चल सकता? सब कुछ चल सकता है। स्पेशल स्टील की जरूरत है पाकिस्तान को, मार्जिंग स्टील की जरूरत है, और पाकिस्तान स्टील को जो बनाया गया है ये इसकी प्रोडक्ट की जरूरत है। और कंजम्पशन पर हेड दुनिया में एक क्राइटेरिया है कि बिजली का कंजम्पशन पर हेड कितना है, यानी एनर्जी, और स्टील का कंजम्पशन कितना है, जिस कौम के पास सबसे ज्यादा यानी पर हेड कंजम्पशन होता है उस प्रोडक्ट का, वो तरक्की याफ्ता कौम कहलाती है। हम तो पीछे हटते चले जा रहे हैं। ये जो नई गवर्नमेंट आई है पीटीआई की, 2 साल हो गए, इन्होंने अब इस पर तवज्जो दी है। मैं समझता हूँ 1 साल और लगा ले, कोई बात नहीं है, लेकिन एक प्रॉफिटेबल वेंचर जो है वो लेकर चले, और जो डेड हॉर्स है उनको निकाले, और जो यानी कमाऊ पूत है और जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उनको मजीद प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें सर, प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करें और उनसे मशवरा लें, उनको लेकर चले, बाहर से ले आए इन्वेस्टर्स को, ऐसी बात नहीं है। बाहर से ले आए इन्वेस्टर्स। ये कौन लोग हैं हुक्मरानों के साथ बैठे हुए कि जो इनको ऐसे मशवरे देते हैं कि जो कमा के देने वाले इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज कर दें, और जो डेड हॉर्स हैं उनको गले का हार बना के रखें? क्या वजह है कि हमारी मईशत दिन ब दिन खराब होती जा रही है? मौजूदा हुक्मरानों ने 20 महीनों में उतने कर्जे ले लिए हैं जितने गुज़श्ता हुकूमत ने अपने 5 साल टेन्योर में नहीं लिए। क्या मैं आपको आउटलेट के जरिए खबर ब्रेक ही कर देता हूँ। मैं जब ये शौकत अजीज वजीर आजम थे पाकिस्तान के, तो उस वक्त मौजूदा वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन थे। ठीक है। और उस जमाने में एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ जिसको मैं और आप जो कराची के अवाम है वो भुगत रहे हैं, वो है कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन की प्राइवेटाइजेशन। बिल्कुल। और उसको अल कनूज अल वतन को दिया गया था, फारूक हसन का ग्रुप वायरलेस से जो पाकिस्तान कंपनी लेकर आए थे, इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने, उनको दी गई ये कंपनी। और फिर उसके बाद दूसरा जो राजाई ग्रुप और अबराज ग्रुप और ये अबराज ग्रुप, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है इसके ऊपर। इसमें अब्दुल हफीज शेख मुलव्वस है, इसमें शौकत अजीज मुलव्वस है। इनको पहले इन्वेस्टिगेट कराए ना इमरान खान, क्यों नहीं? यानी नैब के चेयरमैन ने अपनी आंखें बंद की हुई है जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने, इसको इन्वेस्टिगेट करें। दिस शुड बी अ क्लासिकल केस इन पाकिस्तान हिस्ट्री कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन की प्राइवेटाइजेशन क्यों हुई, किसके कहने पर हुई, और क्यों आपने रूल्स ऑफ बिजनेस को तोड़कर और उसको स्पेशल परमिशन अलाउ की गई और फारूक हसन के ग्रुप को दी गई, जिसका स्टेक सिर्फ 2% था। अगर 98% होता, 90% होता, 75% प्लस होता, तो ये बात समझ में आती है। एक बंदा जिसकी स्टेक ही 5% से बिलो है, आपने कंपनी उसको दे दी, तो हफीज शेख साहब जो है ना, इनको ले जाए नैब वाले और जाकर डाले, पता करेगी आपने किस तरह के। आज के 10 साल के बाद हमने भुगतना है। पीपीएल को अगर प्राइवेटाइज करते हैं इसमें आंखें बंद करके, या ओडीसीएल को बंद करते हैं, इसको प्राइवेटाइज करते हैं, पाकिस्तान स्टील बहुत बड़ा है, पाकिस्तान में बेरोजगारी है, मुआशी मसाइल है, इस कौम को कब तक आप भिख मंगा कौम बनाना चाहते हैं? ये एक सवालात है जो कि कौम को सोचना चाहिए, सियासतदारों को नहीं, कौम को सोचना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि हफीज शेख साहब के बारे में आपने बात की, तो ये तो खुद एक एयरलाइन के मालिक बन गए थे जो पाकिस्तान में चलने वाली थी, और उसका आपको पता होगा जहाज का हादसा भी हुआ था उनका। लेकिन अब ये जो सूरत हाल है, इसमें मईशत संभलने की बजाय मजीद बिगड़ती जा रही है। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 2 पॉइंट से भी नीचे चला गया है, और रही बात ये हुकूमती पॉलिसियां जो मईशत के हवाले से हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती हैं। क्या फरमाएंगे आप इस पर? पाकिस्तान में 144 बिलियन रुपया इस वक्त आप डिश आउट कर रहे हैं, बहुत अच्छी की जरूरत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉवर्टी एलिवेशन नहीं होगा इससे। सही। इसी तरीके से पाकिस्तान के जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, नई तो बनी नहीं है। आप मुझे बताइए गुज़श्ता 15 साल में पाकिस्तान ने कौन से नए अदारे खड़े किए हैं? जो पुराने अदारे थे उन्हीं को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। विद द रिजल्ट बेरोजगारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, और ये वो हालात लगता है कि कोरोना के सिनारियो में देखिए जी, हमारे ऊपर डेट बढ़ जाएगा, हमारे ऊपर डेट बढ़ जाएगा, और रीपेमेंट का मसला फिर खड़ा हो जाएगा। जो गुज़श्ता यानी 1 साल की आपको रिलीफ है, सब कुछ रही है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, IDB से, लेकिन अल्टीमेटली आपको पे ऑफ तो करना है। सही। पे ऑफ आप जब नहीं कर सकते। सही। एक इंटरनल डोमेस्टिक
इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ना वो बेहतरीन हो और अच्छी हो। इसके बगैर आप रीपे नहीं कर सकेंगे, नहीं तो ये होगा कि कर्ज लेकर मजीद कर्ज पे करते रहेंगे आप। सही। और उससे फिर टोटल डेट सर्विसिंग में और टोटल जो आपके पेबल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप मुझे बताइए, अदारे बेचकर कब तक आप पे ऑफ करते रहेंगे लायबिलिटीज को? इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। आपने कराची का इंटरनेशनल जिना टर्मिनल जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसको मॉर्गेज किया जा रहा है फंडिंग के लिए। देखिए, पिछली हुकूमत ने भी कुछ ऐसे सवालात खड़े करके गए हैं जिससे मसाइल पैदा होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज है, मौजूदा हुक्मरान जो है ये कहा करते थे कि माजी के हुक्मरानों की करप्शन का खात्मा होगा, उनकी करप्शन, लेकिन यहाँ तो करप्शन के नए नए स्कैंडल्स और उनसे बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं। देखिए, बात यह है कि हमारा जो नैब जो है बड़ा वाइब्रेंट अदारा कहलाया जाता है, उसको चाहिए कि वो शुरू कर दे पब्लिक और ग्रास रूट लेवल पे इन्वेस्टिगेशन के लिए यूनिट बना लेना। कराची में या लाहौर में या इस्लामाबाद में बैठकर नैब के मामलात को आप लेकर चलना चाहते हैं, सिलेक्टेड पिक एंड चूज, आप ग्रास रूट लेवल पर ले आए, इसको ग्रास रूट लेवल पर ले आइए। सिंध का भी एक क्लासिकल केस है आपके सामने करप्शन का कि 8 अरब रुपए की तकसीम हो गई, ये पता नहीं कहाँ गया। ये तो वो बात हुई कि जैसे फरमाया गया है कि 7 से दे तो 7 को ना पता लगे। तो भाई ये तो लोगों की पॉवर्टी एलिवेट नहीं कर रहे हैं, जेबें भरी जा रही हैं और यानी इस तरह तो आवाम को मजबूर किया जा रहा है कि वो कुछ और सोचें कि कोरोना की सूरत हाल से निकलने के बाद जो मसाइल पैदा होंगे, जो बिजली के मसाइल पैदा होंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, मसाइल और जो 144 अरब रुपया ये और स्पेशल इमरजेंसीज की जो आउटलेट जो आउटफ्लो आ रहा है वो, इससे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि वो पैसा जब इन सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली परचेजिंग वैल्यू ऑफ रुपी विल डिक्लाइन फर्दर। ठीक है डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त दिया। ये थे डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब, मारूफ सहाफ़ी, सीनियर तज़ियाकार और माहिर माशियात, जिनका कहना है कि इस वक्त सर्कुलर डेट को कम करने के लिए नई और अच्छी पॉलिसियाँ बनानी होंगी ताकि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सके। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में हुक्मरान, जो भी हुक्मरान आता है वो माजी के हुक्मरानों पर हमेशा से ये डाल देता है कि माजी के हुक्मरानों की गलतियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने तो ये रिकॉर्ड सारे ही ख़त्म कर तोड़ दिए कि उन्होंने तो हर चीज़ 18 महीने 20 महीने गुजरने के बावजूद वो अब भी अगर कोई मसला होता है तो वो कहते हैं माजी के हुक्मरानों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में करप्शन है तो ये माजी के हुक्मरानों की वजह से, पाकिस्तान में मईशत तरक्की नहीं कर रही तो ये माजी के हुक्मरानों की वजह से, पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत और महंगाई है ये माजी के हुक्मरानों की वजह से, पाकिस्तान में बेरोजगारी है ये माजी के हुक्मरानों की वजह से। तो मौजूदा हुक्मरान जो कि दावे करके आए थे कि हमने करप्शन का खात्मा करना है, हमने मुल्क में खुशहाली लानी है, हमने तब्दीली लानी है, वो दावे नारे वादे किधर गए? अगर यही वादे हैं कि उनके दौर में माजी के हुक्मरानों के मुकाबले में करप्शन ज़्यादा बढ़ जानी है तो हमें ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए। अगर यही दावे थे कि माजी के मुकाबले में अब बेरोज़गारी गुर्बत में इजाफा हो जाएगा तो हमें ये तब्दीली भी नहीं चाहिए। खुदारा हुक्मरानों, होश के नाखन लो और इस पाकिस्तान को बचाओ। जो मुनाफा बख्श इदारे हैं उनकी निजकारी ना करो, जो लाइबिलिटीज़ हैं उन इदारों को आप ज़रूर निजकारी उनकी करें, लेकिन जो मुनाफा देने वाले इदारे हैं उनको संभालें और जो इदारे अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं उनको खड़ा करें, ना कि वज़ीर रेलवे की तरह। रेलवे जो कि अपना खसारा कम कर रहा था वो शेख रशीद साहब की वजह से एक बार फिर तबाही के धाने पर पहुंच गया है। शेख साहब सब अच्छा है, सब अच्छा कर आगे लाभ रहे हैं, वो या वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तारीफ़ व तौसीफ़ में लगे हुए हैं, या वो जिनके पेरोल पर हैं, जिनकी वजह से वो आए हैं यहाँ सियासत में होते हैं, उनके लिए उनके गुनगार हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों से निकल कर इस वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली का सोचना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आने वाली नस्लें इस पाकिस्तान में अगर ज़िंदा रहना चाहती हैं तो उन्हें तरक्की और खुशहाली के साथ ज़िंदा रहना होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां तारिक को इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से आगाह करते रहिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।